नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश में शिक्षा व्यवस्था के सवालों पर बहस होनी चाहिए या नहीं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, शिक्षकों की कमी है, जर्जर भवन, खराब भोजन, पेयजल, परिवहन जैसी समस्याओं को लेकर बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। जेन अल्फा इन्हें कहा जा रहा है, व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन गंभीर मुद्दों पर बहस कितनी हो रही है? क्या शिक्षा के सवाल पर राजनीतिक शोर में दबचे जा रहे हैं? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश है? आज की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से ज़्यादा चर्चा दिमागी नक्सल जैसे शब्दों पर अटक कर रह गई है। क्या यह किसी विचारधारा पर सवाल है, यह असहमति को एक लेबल देने की कोशिश, या मुद्दों से भटकाने का प्रयास? क्या देश के बच्चों की बुनियादी समस्याओं से बड़ा कोई राजनीतिक नैरेटिव हो सकता है? क्या स्कूलों की तस्वीर बदलने से ज़्यादा जरूरी बयानबाजी हो सकती है? सरकारों से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, या अब सवाल करने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, दिमागी नक्सल कहा जाएगा? आखिर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और जवाबदेही तय होगी, या हर बार बहस का मुद्दा बदल जाएगा? आज मंथन में सवाल सीधा, शिक्षा पर ध्यान या मुद्दों से भटकाने की राजनीति? आज मंथन में यही सवाल। दिमागी नक्सल की बहस कहीं बच्चों के भविष्य पर असली सवाल तो नहीं छोड़ जाएगी, या छूट जाएगा? इस बहस के बीच में कहीं उनके भविष्य का सवाल तो नहीं छूट जाएगा? ये आज हम सवाल करेंगे। नीति के सवालों पर होगी आज की मंथन की बहस। मुद्दों से ध्यान भटका, दिमागी नक्सल पर अटका। अब सरकारों से जो स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें जेन अल्फ़ा हम कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। और लगातार देश भर से तमाम तस्वीरें आ रही हैं जो सरकारों को डरा भी रही हैं, उनको एक तरीके से आईना भी दिखा रही हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। सुबह 6 बजे जय नारायण सर्वोदय विद्यालय है, इनके बच्चे बरसते तेज पानी में सड़क पर 2.5 किलोमीटर दौड़ लगाते हुए लखनऊ के मुख्य मार्ग दुबग्गा पर धरने पर बैठ गए, मानव श्रृंखला बना ली। और इस तरीके से बच्चे लगातार आंदोलन करते रहे, कहते रहे मुख्यमंत्री को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, हमारे यहाँ टीचर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण गए थे इस विद्यालय में, वादा करके आए थे कि टीचर मिल जाएगा। बच्चों का कहना है कि हम पढ़ें कैसे, हमारे एग्ज़ाम सर पर हैं, टीचर मिल नहीं रहा है, सरकारें टीचर दे नहीं रही हैं, मंत्री सुन नहीं रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल साहिबा बड़ी भली महिला हैं, वो टीचर के लिए लिख कर भेज चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई बात हो नहीं पाई है। अब क्या इन बरसते पानी में इन बच्चों को अपने विद्यालय के लिए टीचर भी मांगने पड़ेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री जी हैं? ये पता नहीं मुझे, और हैं भी तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? ये केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं है। ज़रा इन बच्चों का आक्रोश भी सुनिए, देखिए, जरा फुल स्क्रीन दिखाया जाए और सुनाया जाए। तो बेटा यहाँ आप लोग धरने बैठे, कोई आपसे आया जिसने आपसे बात करी, आपके धरने खत्म कराने को कहा, आपकी मांगे मानने के लिए कहा? अभी कोई नहीं आया है। हमारी मांग है कि सीएम को बुलाया जाए। बेटा क्या हुआ है जिसको लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई?
उससे आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? ये हमारे घर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम जेन अल्फा कहा जा रहा है। सरकारें इस बात को जान लें कि ये बच्चे अब सड़क पर उतर आए हैं, बहुत मुश्किल होने वाली है। कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो। ये तस्वीर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थी और अब कुछ तस्वीरें ये शहरी इलाके की तस्वीर थी। अब आपको एक तस्वीर गांव की दिखाते हैं, बच्चे कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी कर का विधानसभा क्षेत्र है और ये तस्वीर खूब चर्चा में है। देखिए बच्चे किस तरह से, बहुत तेज धार वाली नदी है। हालांकि ये बच्चे अभी फिलहाल मस्करी कर रहे हैं, लेकिन ये कभी बहुत तेज पानी आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। छोटे बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। हम लोग के इतना बड़ा पेट है, इतना बिस्कुट देता है और सब यहाँ पर कुछ को सब खाना खाने के लिए जाता है दोस्तों, तो सब खाना खाने के लिए जाता है लालच में, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग पैकेट से निकाल के ये हाथ में पकड़े, ऐसा नहीं है। ये आंगनबाड़ी के मैम ने दिए हैं। मैम बहुत खराब है, हम लोग के जरी देता है। हम लोग गरीब है तो हम लोग के इतने बिस्कुट देता है। हम लोग बड़ा पेट है, हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। नहीं दोस्तों ये तस्वीर है, बच्चे प्रिंसिपल या टीचर जो भी हैं उनको उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। बच्चे खुद कीचड़ में खड़े हैं। अब वो सारी तस्वीरें भी एक बार दिखा दी जाएं अलग अलग जगहों से। ये तस्वीरें हैं, सड़क पर छात्र हैं, स्कूल में मसाज चल रहा है, पानी में खड़े छात्र हैं, दलदल वाला रास्ता है, कैसे पहुँचे स्कूल। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, जर्जर स्कूल है, आंगनबाड़ी में भी घोटाला है और छात्रों की ये दशा है। राजस्थान की सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अब बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के कोई व्यक्ति वीडियो नहीं बना पाएगा, यानी अपने कर्मों पर पर्दा डाल नहीं सकता। यही है सरकारों का चरित्र। मुद्दे ये होने चाहिए, ये स्कूल होने चाहिए, ये बच्चे होने चाहिए, इनका भविष्य मुद्दे होने चाहिए। भविष्य होना चाहिए इन बच्चों का, मुद्दे ये स्कूल होने चाहिए या मुद्दे ये होने चाहिए अर्बन नक्सल हूं, अर्बन नक्सल नहीं हूं। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। आप लोग भी बच के रहना,
आप लोग भी बच के रहना। हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परसिमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। बात तो ठीक कर रहे हैं। अगर भगत सिंह नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं होते, प्रधानमंत्री के मुताबिक तो सारे लोग जो आंदोलन करते हैं, ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं, वो दिमागी नक्सली हैं। आंदोलन जो कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, स्कूल मांग रहा है, अस्पताल मांग रहा है, पेपर लीक पर कार्रवाई मांग रहा है, और इन सबके बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का एक और कारनामा आ गया है। अभी जो UGC नेट अभी 22 से 30 जून तक UGC नेट की जो परीक्षा हुई थी कई विषयों की, उसमें भी गड़बड़ियां सामने आ गई और NTA ने परीक्षा रद्द कर दी है। तो एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पर फिर से सवाल उठे हैं। हालांकि पिछले दिनों जब ये हुआ था कि नीट के पेपर लीक हुए तो ये कहा गया कि बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो गई। तो इन सब के बीच मुद्दे ये होने चाहिए कि NTA की गर्दन पकड़ी जाए, बार बार पेपर लीक रोका जाए, भारत के प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों की जो दशा, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहतर बनाई जाएं, या ये नैरेटिव सेट किया जाए कि ये दिमागी नक्सल है या दिमागी नक्सल नहीं है। क्या सवाल पूछना दिमागी नक्सल है? क्या इन सब जो जगह जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, सरकारों को काम करना होगा? क्या इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया? और मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से बहुत अदब के साथ में कि क्या लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर कोई बात की है? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो तस्वीरें देखी हैं, देखी होंगी, 1-2 महीने से जो तस्वीरें आ रही जगह जगह स्कूलों की, अब तो इधर 15-20 दिन से जब से जंतर मंतर का धरना शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार, जिसे जेन अल्फा कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कलेक्टर, कहीं कमिश्नर, और कहीं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से अपनी बातें वो कह रहे हैं। ये मुद्दा होना चाहिए। ये अर्बन नक्सल कौन है कौन नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। दिमागी नक्सल कौन है कौन नहीं, ये मुद्दा होना चाहिए। और आज मंथन में इसीलिए हमने इस मुद्दे को रखा है कि जो दिमागी नक्सल का मुद्दा है वो कहीं मूल मुद्दे से भटकाने के लिए तो नहीं लाया गया है कि एक राजनीतिक दल के मुखिया जो प्रधानमंत्री भी हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि भाई दिमागी नक्सल से बचना होगा, हथियारी नक्सलों को तो हमने समाप्त कर दिया। और दिमागी नक्सल कौन है? उन्होंने इशारा किया कि जो बच्चों को भड़का रहे हैं। बच्चों को कौन भड़का रहा? बच्चों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो आज मंथन में यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दों से ध्यान भटका और दिमागी नक्सल पर अटका? हमारे साथ मेहमान हैं मनोज उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। स्वागत है मनोज जी। अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देश के जाने माने सामाजिक चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा भी हैं, SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी हैं। ओम सुधा जी आएंगे, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अभी लिस्ट में नाम है उनका। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे कार्यक्रमों में अक्सर वो रहते हैं। सीमा त्यागी पूरे देश में बच्चों के हक के लिए, छात्रों के हक के लिए, अभिभावकों के हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं। बहुत स्वागत सीमा जी, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अंजलि सिंह राजपूत जानी मानी प्रखर पत्रकार हैं, अपनी बात कहती हैं पूरे दमखम के साथ। और इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, संपादक, वरिष्ठ पत्रकार नवेश सिको साहब भी इस कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मनोज उपाध्याय से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। उपाध्याय जी, आपने भी सुना होगा
क्या प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले के भाषण में छात्रों की समस्याओं को एड्रेस किया? स्कूलों से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको एड्रेस किया? क्या जेन जी जेन अल्फा की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया? या फिर मैं ही नहीं सुन पाया उन समस्याओं को और प्रधानमंत्री जी बोलकर चले गए? ये क्या नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? एक कह रहा है कि दिमागी नक्सल हैं और कह रहा है जी मैं दिमागी नक्सल हूं, और जो मूल मुद्दा है उसको भटकाने लटकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दल। मनोज उपाध्याय, नहीं देखिए, किसी मुद्दे से चौहान साहब किसी मुद्दे से माननीय प्रधानमंत्री जी किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहते हैं। उसके ध्यान जो लोग आकर्षित होना चाहते हैं वो अलग चीज का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की जो सरकार है, हमने कभी भी किसी ऐसे मुद्दे पे रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने नक्सलवाद की बात किया। जाहिर सी बात है तब की बात होती है नक्सलवाद है या छात्रों में डिफरेंस क्या होता है। आपने कहा भी है कई जितने आंदोलन हो रहे हैं, सबसे पहली बात आंदोलन की बात अगर हम करते हैं तो आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। आप ही जैसे पत्रकार, आप ही की बहन पत्रकार जो जब जंतर मंतर पे जाती हैं और आंदोलनकारियों द्वारा शिकार होती हैं, तो शायद आप लोगों को इसको भी देखना चाहिए था कि नहीं, मनोज जी हमारी बहन बेटियां भी जाती है, वो भी आपने देखा होगा मनोज जी। मनोज जी हमारी बहनें गई पत्रकार, निश्चित तौर से बहुत गलत है, लेकिन हमारे घर की बेटियां गई हैं, उनको भी किस तरह सलूक किया गया उसको भी एड्रेस करिएगा। अरे भाई आप सुनेंगे पहले, हम पूरा बोलेंगे, आप सुनेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे भाई। बोलिए। शुरू नहीं किया, शुरू मैंने पत्रकारों की बात किया। अगर पत्रकार आपकी बहन नहीं है तो नहीं हमारे तो बहन नहीं है। आप विक्टिम कार्ड पत्रकारों की तरफ से मत खेलिए, आप करिए, पत्रकारों की तरफ से विक्टिम कार्ड मत खेलिए, उनकी फिक्र मत करिए। मेरी बहनें बहादुर हैं, उलल ले नहीं, आप उनकी चिंता ना करिए, जनता की चिंता करिए। बोलिए। अब मैं बोल लूं कि आप नहीं बोलेंगे? नहीं आप बोलिए, लेकिन भाषण नहीं सुनूंगा। हमारी बात नहीं बीच में आप भाषण नहीं मनोज जी, आप मुद्दों पे जवाब देंगे। मैं भाषण किसी का नहीं सुनने के लिए बैठा। बोलिए। देखिए मैं भाषण नहीं देता, ना ही आपके सवालों को मुद्दे पे ही जाऊंगा। बोलिए। लेकिन आगे में जब आप सुनने का धैर्य रखेंगे तभी मुद्दे पे जाएंगे। बोलिए। हाँ सुनिए ध्यान से, तब वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि छात्रों के बीच में छात्र कभी भी ऐसी घटना नहीं कर सकता है। जब 2014 के पहले एक वीडियो आपसे मैं मांग रहा हूं, दिखाइए जरा डफली बैंड वालों का। 2014 के पहले का एक वीडियो दिखाइए जो डफली बैंड कहीं भी छात्रों के बीच में पहुंच जाता है और किस तरह से घटना। एक वीडियो निकाल के रखे रहिएगा, अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा। दूसरी चीज पे मैं आता हूँ, मुद्दे की बात आता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई फोटो आपने दिखाया, जहां भी फोटो की समस्या आई उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि जाहिर बात से गलती है। अगर ऐसे चाहे सरकार की नीतियों का सरकार के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए जिसके वहां से अध्यापक नहीं है, जाहिर सी बात है वो समस्या है। उसके लिए निदान करने के लिए हमको पूरी उम्मीद है कि आपके दर्शकों को भी, आपका चैनल देखकर भी, और भी जो हमारे हैं, इसको पूरी तरह से शिक्षा मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम भागने वालों में से नहीं है। आप तीसरी चीज मैं अब आपको बताता हूँ। आपने कहा मैंने नक्सल पे ही इस बात को लिए शुरुआत किया। कई ऐसी योजनाओं है, अभी आपने कहा पेपर लीक हुआ, बिल्कुल सही है पेपर लीक हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में यही खूबी होती है कि संसद इसी नाते बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है, कि हम सभी लोग मिलकर एक प्रकार से एक सार्थक बहस करें, एक अच्छा चीज निष्कर्ष निकाल। आपके डिबेट में भी अगर हम आप बैठे हैं तो इसी नाते बैठे हैं, एक सार्थक निष्कर्ष सामने आए। लेकिन अगर हम चश्मा पहन के हम भाग जाते हैं यहाँ से, आपकी बातों को जवाब ना देना चाहें, तो जाहिर सी बातों निष्कर्ष सामने नहीं आता है। तो इसलिए जब लोकतंत्र के मंदिर में हम बैठने की बात होती है, जब उस पर कानून पास होने की बात होती है, पारित करने की बात होती है, तो यही विपक्ष जो आज बहुत उत्तेजना के साथ दिखाई देता है उन धरनों में जाने के लिए, आज आप जाइए, आपका राइट है, हम आपकी बातों का, लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार शांतिप्रिय तरीके से धरना देना चाहिए। तब वो भूल जाते हैं कि भगत सिंह के क्या हम कह देते, अंबेडकर जी को क्या कह देते। लेकिन जब धरने में पुलिसकर्मियों और बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से पेश आने का काम होता है, और किस प्रकार से जो व्यक्ति लगातार कई, जिसकी मोबाइल शॉप की दुकान है, उस पर भी प्रश्न नहीं खड़ा होता कि कैसे उसने इतने लोगों का भोजन करा दिया। शायद आपके घर भी अगर एक साथ 150, 25, 10-20 लोग पहुंच जाए तो मनोज भाई आपकी बातें सारी सही हैं, आपके सवाल मनोज भाई सारे सही हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही है झूठ नहीं बोल रही है मनोज भाई। आज लखनऊ में 6 घंटे प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा, इन तस्वीरों को भी देखो, उनको छोड़ दो। आपके मुताबिक मैंने मान लिया वो दिमागी नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, डफली वाले हैं, ढोल वाले हैं, मंजीरे वाले हैं। मनोज भाई ये तस्वीरें झूठ थोड़ी बोल रही हैं। अब आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। अमलेंदु
अमलेंदु त्रिपाठी। अरे सुन लिए मैं जवाब क्या जवाब देंगे आप? आपको आवाज ही नहीं, बोलिए। अरे भैया फिर अब नहीं सुनना है तो फिर मत सवाल पूछा करिए, जवाब देने के बैठे। अब आपको नहीं सुना जाए क्या जवाब देंगे? तो आप बोलिए ना, बोलिए महाराज, मुद्दे पर बोलिए। भाई आपने शायद हमारा मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। आपका जो मुद्दा है घुमा के आपने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को घेरना चाहा, उसी बातों पे मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी को नहीं घेर रहा हूँ। मेरा सवाल, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। और डराइए मत आप कि मैं प्रधानमंत्री को घेर रहा हूँ तो मुझे कुछ हो जाएगा। डराइए मत मुझे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नक्सलवाद, डराइए मत। प्रधानमंत्री देश से ऊपर नहीं है। एक वीडियो में बता दीजिए। अरे आप, मैं आपको 100 भेज दूंगा अभी। आप मुद्दे की बात करिए, भटकाइए नहीं। आप मुद्दे की बात करिए और इस पर जवाब दीजिए। ये जो विंडो में दिख रही है मनोज भाई, ये उत्तराखंड की तस्वीर है, इसका क्या होगा? बच्चे बहे जा रहे हैं पानी में। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं लगातार इस बात के लिए कह रहा हूँ। मैं इसी नाते मैंने पहले पर आपने सुना नहीं, बहुत शांति से मैंने कहा कि ये सब मुद्दे जो आप दिखा रहे हैं आपके दर्शकों के हिसाब से सरकारों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैंने ठीक बात, धन्यवाद। नहीं सुनते हैं क्योंकि आपने चश्मा पहन के आए हैं तो हम क्या? धन्यवाद भाई सरकार की अभी चश्मा है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। धन्यवाद। आप अपना चश्मा उतार लीजिए, हमने पहन लिया तो आप उतार लीजिए। बोलिए अमलेंदु त्रिपाठी, बोलिए। आप लगाइए। ठीक है मनोज भाई, मैं आऊंगा। मनोज भाई मैं आता हूं आपके पास। अमलेंदु त्रिपाठी, आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को डिफेम कर रहे हैं, कोई मुद्दा उद्दा है इसमें कि बेवजह लोगों को उकसा रहे हैं? कहीं ढपली ले आते हैं, अर्बन नक्सलियों वाला काम करते हैं, दिमागी नक्सल हैं आप लोग। और ये जो बच्चों को आप लोग उकसा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जब सरकार का अंत समय होता है तो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान सरकार के लोग देना शुरू कर देते हैं। आप सरकार की चिंता ना करिए, आप सरकार की चिंता ना करिए, वो चला लेंगे नरेंद्र मोदी। आप जनता की चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। उनकी कलई छूट चुकी है। अब आप देख, मैं सुन रहा था उपाध्याय जी को कह रहे थे कि अर्बन नक्सली है, इनके दिमाग में भर दिया गया। 16-16 साल के बच्चे हैं बेचारे, प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि उनके स्कूल में टीचर नहीं है। आरोप क्या लगा जा रहा है? उपाध्याय जी प्लीज बोलने दीजिए। उपाध्याय जी बोलने दीजिए। वो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? उनके स्कूल का पानी की टंकी गंदी है, इसलिए सुन लीजिए ना। अभी आप कह रहे थे कि बोलने नहीं दिया जा रहा, दूसरे को आरोप लगा रहे थे ना कि हमको बोलने। अरे उपाध्याय जी बोलने दीजिए उनको। उपाध्याय जी, चिमटो की और खुद ही मनोज उपाध्याय बोलने दीजिए उनको। चुप रहिए ना, आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला तो मैंने सुना, आप सुन लीजिए। अरे भाई इसमें समय मत खराब करिए आप लोग, तो आप जनता को एड्रेस करिए। मैं दोनों राजनीतिक दलों को मैं नहीं बोलने दूंगा। गलत बात है भाई, आप लोग भटका रहे हैं, लटका रहे हैं, अटका रहे हैं। एक कहता है एक दिमागी नक्सली, दूसरा कहता मैं हूं, और मूल मुद्दे को आप लोग ऐसी तैसी कर रहे हैं, मूल मुद्दे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा। आप करते रहिए राजनीति दोनों मिलकर, मैं मूल मुद्दे को भटकने नहीं दूंगा। अमलेंदु त्रिपाठी जल्दी से जो कहना कहिए फटाक से, तुरंत। जी ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है संबित पात्रा। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नो, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 2014 में बरगला के सत्ता हासिल कर ली। अब वही जनता जल्दी उसके लिए व्हाट्सएप सोशल मीडिया हथियार बन गया, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई है, और उसी से इनको चिढ़ होती चली जा रही है। क्योंकि अभी तक इनकी काट काट से चढ़ रही थी, वो होता नहीं है। देश के छात्र हैं बेचारे, उनकी जेन्युइन सी मांगे हैं, पूरी कर दीजिए। कौन सा आपसे सोना नहीं मांग रहे जो आप नहीं दे पाओगे? क्या मांगे हैं? मेरा सवाल आज छोटे छोटे स्कूलों से बच्चों का सवाल है, आपके दोनों राजनीतिक दलों से मेरा यह सवाल है। छोटे छोटे बच्चे, मैं किसी बड़े प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जंतर मंतर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को जंतर मंतर और नक्सली फसकली मत फंसाइए। मैं दोनों राजनीतिक दलों से निवेदन कर रहा हूं। आप लोग ये जो छोटे छोटे विद्यालयों की तस्वीरें आ रही, इनको एड्रेस करिए, वरना आप खौफ खाइए। आप सारे राजनीतिक दलों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग डरिए, आप लोग डरिए। बिल्कुल उनकी स्वयं की इच्छा से जगा हुआ आंदोलन है, उनके बेसिक राइट्स जब अफेक्ट होते हैं। आप खौफ नहीं खा रहे हैं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि खौफ खाइए। इनके जनहित के बाद बात करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मुझे ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक ले लीजिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मुद्दों से ध्यान भटका, दिमागी नक्सल पर अटका, आज इस पर हम मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको की तरफ रुख करेंगे। नवेद भाई, ये लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि भाई दिमागी नक्सलों से सावधान रहने की जरूरत है, हथियारी नक्सलों को हमने ठीक कर दिया है। मैं ऐसे मौके पर मेरा अपना मत है, स्पष्ट मत है कि क्या एक अलग तरीके की बहस इस देश में छेड़कर मुद्दों को पीछे करने की ये कोशिश है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं। नवेद भाई, देखिए, ये मुद्दे से जुड़ा मामला है, ये मुद्दे से अलग नहीं है। मुद्दा इस वक्त ये चल रहा है कि देश के अलग अलग वर्ग आंदोलित जमीन पे नजर आ रहे हैं, जिसमें आज बच्चे भी देखने को मिले। इससे पहले आपने देखा था किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अब जवानों का आंदोलन हुआ, अब बच्चे भी जमीन पे नजर आ रहे हैं जी। तो जनता अब आक्रोशित दिखाई दे रही। विपक्ष तो वो काम कर नहीं पाया और 10-12 साल से एक बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से इसी देश की जनता जिताती रही। आशा थी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा में हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन लग रहा है कि अब ये उम्मीद टूट गई है, आशा कहीं ना कहीं टूट चुकी है और जनता सड़क पर नजर आ रही है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बात सही कही। नक्सल का मतलब साफ तौर से होता है कि उग्रता के साथ हम विरोध करें। जब विरोध की एक सीमा होती है, जब हम एक सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से हम किसी चीज की जायज मांग करते हैं और वो पूरी नहीं होती है और हमारे जीवन यापन सही से नहीं गुजर रहा होता है, वो सरकारें, वो पार्टियां जो कमिटमेंट करके आई थी कि तुम्हारी जिंदगी में सुधार लाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार है, ना किसान खुश है। जनता धीरे धीरे सड़क पर आ रही है और वो उग्रता के साथ नजर आ रही। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर गालियां प्रधानमंत्री जी को दी गई, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी को कहते हैं उग्रता, इसी को कहते हैं उग्रवाद, इसी को कहते हैं नक्सल। जब हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हो रही होती हैं और हमारा सब्र का बांध टूट जाता है, जब हमारी सीमा कहीं ना कहीं धैर्य की भटक जाती है, तो हम उग्र हो जाते हैं। यह है मानव नेचर, ये है मानव स्वभाव। और इसको मानव एरर भी कह सकते हैं कि जब हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें सरकारें पूरी नहीं कर पाती हैं तो जनता अपनी मांगे करने के साथ में उग्रता की तरफ आगे बढ़ती हैं। और प्रधानमंत्री जी को पता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है अगर सुधार नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं, देश चाहता है, जनता चाहती है, पत्रकार चाहते हैं, गरीब अमीर सब ये चाहते हैं, किसान नौजवान सब चाहते हैं कि ये सरकार और आगे चले, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करे, विकास की तरफ बढ़े, धर्म जाति की राजनीति खत्म हो, फालतू मुद्दों की बात ना हो, चोरी चकारी ना हो, राम जी भी, हमारे भगवान भी सुरक्षित रहे और जनता भी सुरक्षित रहे। ना भगवान के घर में चोरी हो, ना घरों में चोरी हो, ना किसी की नौकरी की चोरी हो, ना पेपर लीक होकर पेपर की चोरी हो। जब इसकी अति हो गई तो अब जवान नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं, बच्चे सड़क पे नजर आ रहे हैं। अब आप इसको उग्रता कह दो या नक्सलवाद कह दो, और इस बात में कोई शक नहीं है कि 10-12 साल से यही यूथ नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रहा था, कभी आंदोलित नहीं हुआ। अगर विपक्ष के भड़कावे पर ये सड़क पे आ रहे हैं तो विपक्ष तो 5-7 साल पहले भी ये कर सकता था। आप तो निरंतर जीत रहे हैं, अब विपक्ष के भड़कावे पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जमीन पर स्थिति अच्छी नहीं है। बात बेसिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक स्थितियां बहुत खराब है। सबसे ज्यादा खराब बेसिक शिक्षा की है। अगर ये मिशनरी स्कूल ना होते तो और भी बुरी स्थिति होती। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है सबको पता है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। प्राइवेट स्कूलों में कैसे लूट मची है सबको पता है। बात अब निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी तक हम लोग पेपर की बात कर रहे थे, विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, अब बात हो रही है बेसिक शिक्षा की, जो बुनियादी शिक्षा होती है, जहां से देश का भविष्य
तैयार होता है, ठीक है। वहां की स्थिति बहुत बुरी है। और आपने कैमरे को भी वहां अलाउ नहीं किया, इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है और स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जनता सड़क पे आ रही है। इस जनता को आप अगर नक्सली कह देंगे तो सब कह देंगे हम भी नक्सल, तुम भी नक्सल, पूरा देश नक्सल। तो ये तो सीमा त्यागी जी, ये तो नवेद सिको साहब ने, मैं तो कार्यक्रम लेकर ये आया था कि भाई ये मुद्दों से भटक रहा है मामला, लेकिन ये नवेद साहब करें तो मुद्दों से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि ये जो हथियारी नक्सलों को तो हमने काबू में कर लिया, लेकिन अब दिमागी नक्सल हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां होंगी तो हर आदमी कह देगा हम नक्सल हैं, हम दिमागी नक्सल, तो बड़ी भयंकर स्थिति हो जाएगी। सीमा त्यागी। दुर्गेन जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखिए आप हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई भी प्रधानमंत्री जी का भाषण लिखने वाले और लोग होते हैं। तो मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे बात कही थी कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कहीं घर का भेदी ही तो लंका ढाने की तैयारी में नहीं है। कौन है जो ऐसी ऐसी चीजें प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलवा रहा है कि दिमागी नक्सल, इतना नेगेटिव शब्द अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं 15 अगस्त को, कि तो जरूर सोचनीय विषय है कि ये सोचना पड़ेगा। और मेरे बीजेपी के उपाध्याय भाई यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगी कि ये रिक्वेस्ट करी जाए ऊपर तक कि ऐसे ऐसे शब्द भाषणों में क्यों प्रधानमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री, क्यों बड़े बड़े मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन शब्दों को सुनकर आपके अपने ही घर के बच्चे और भड़क जाएं। दुर्गेन जी, एक बात सोचने की है जी कि अगर विपक्ष इतना मजबूत होता कि वो लखनऊ शहर से भी बच्चों को सड़क पे उतार सकता, मेरठ से भी उतार सकता, उत्तराखंड के भी उतार सकता, तो वो विपक्ष में ही होता क्या? MP राजस्थान, वहां विपक्ष में ही है। पूरे देश की हालत है लगभग। तो हम अगर दुर्गेंद्र भाई, अगर हम गलतियों को ढकने के लिए विपक्ष का आवरण ओढ़ते रहेंगे तो धीरे 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 कहीं ऐसा ना हो हम भी कल को विपक्ष बन जाए, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन कुछ भी था, लेकिन आपका शो आज जंतर मंतर के आंदोलन पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे बच्चों पर है जो छोटे छोटे गांवों और शहरों से निकल के और अपनी एजुकेशन की प्रॉब्लम बता रहे हैं। दुर्गेंद्र भाई, मैं अंदर से बड़ी खुश हूं कि सोशल मीडिया का बच्चे सही इस्तेमाल करना अब जाने हैं। अभी तक बच्चे रील बना रहे थे, अभी तक बच्चियां रील बना रही थी, अब जाने हैं कि इस सोशल मीडिया के जरिए हम जो समस्या फेस कर रहे हैं उस समस्या से हम सारी दुनिया को रूबरू कराएं। और हम अभिभावक शायद फेल हुए उनकी उन समस्याओं को करने पर, इसलिए उन्हें खुद कैमरे के सामने आकर करना पड़ रहा है। और इसका सॉल्यूशन ये है, मनोज भाई अगर आप सुन रहे हैं तो जिन भी जगह पर ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां अपने विधायकों को और सांसदों को उतारिए और तुरंत कहिए कि उस स्कूल की ये समस्या दूर कीजिए, बजाय ये कहने पे कि 2014 से पहले क्या होता था, ढपली गैंग क्या कर रहा है। अरे मेरे भाई, मौका ही क्यों देते हो कि ढपली गैंग को उतरना पड़े? आपके अपने बच्चे हैं, आपका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका अपना सारा सिस्टम है। बच्चों ने मांग की कि टीचर नहीं है, कितने दिन लगते हैं? 2 दिन में टीचर की अपॉइंटमेंट कराइए, आपके हाथ में सत्ता है। तो दूसरों की कमी गिना के मनोज भाई हम अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते। अगर मुझे बड़ी लकीर करनी है तो दूसरों की मिटा के बड़ी नहीं होगी, मुझे काम ऐसे करने होंगे कि जो बड़ी लकीर हो। और ये बात दुर्गेंद्र भाई ने बिल्कुल सही कही कि कोई भी नहीं चाहता कि सरकार बदले, कोई नहीं चाहता कि जैसा दूसरे देशों में प्रोटेस्ट हुआ ऐसा हमारे देश में हो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि सत्ता पक्ष की वो कौन सी लॉबी है कि जो इस तरीके का कुछ ना कुछ काम करके, एक तो दुर्गेंद्र भाई ये समझ नहीं आता कि इस एनडीए को बर्खास्त ना करने के पीछे कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की, कि जो एनटीए लगातार पेपरों में धांधली ही कर रहा है। आज भी एक मामला आया है, यूजीसी नेट का पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो गया। यूजीसी नेट का ताजा मामला है। नहीं करते, ऐसी एजेंसी को निकाल बाहर क्यों नहीं करते जो एजेंसी सही काम नहीं कर रही है और जिस एजेंसी की वजह से देश में आक्रोश फैल रहा है। ये बात सही है, ये वही युवा है जिसने कुछ साल पहले पूरे शौक के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरी अरमानों के साथ हाथ में झंडे ले लेकर खड़े होकर मोहल्ले मोहल्ले से लोगों को निकालकर वोट दिलवाया था कि बीजेपी को वोट दो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एजुकेशन पे कुछ करेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा
कि एजुकेशन को कौन लीड कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के भाषण कौन लिख रहा है, उनको ऐसे ऐसे स्टेप लेने की सलाह कौन दे रहा है, जिससे कि अपने ही देश का बच्चा और ज्यादा भटक रहा है। ठीक है, आपने जितनी वीडियो दिखाई, दुर्गेंद्र भाई एक और आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी जी, स्पेशली देश के शिक्षकों से, प्रदेश के शिक्षकों से, कि एक तो समाज में शिक्षकों के मान वैसे ही गिरता जा रहा है, कम से कम आप ऐसी हरकतें स्कूल में मत कीजिए, अपने प्रोफेशन को मजाक मत बनवाइए, बच्चों से मसाज मत करवाइए। आप इतने नोबल प्रोफेशन में हैं, आप शिक्षक हैं, सरकार आपको कुछ नहीं दे रही, छोड़िए, सरकार शिक्षा में से ठेकेदारी प्रथा को नहीं खत्म पा रही, छोड़िए, लेकिन आप कम से कम अपने अंतर्मन को जागृत कीजिए। आपका काम शिक्षा देना है, शिक्षा कीजिए। दुर्गेंद्र भाई, बच्चियां 2-2 बिस्किट लेके दिखा रही हैं कि हमें ये समझा जाता है हम इन बिस्किट को खाने स्कूल आ रहे हैं क्या? तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी सरकार की भी। फ्री की रेवड़ी मत दीजिए किसी को भी फ्री की रेवड़ी, ना बच्चों को दीजिए ना कुछ और दीजिए। ठीक है, अगर आपको बच्चों को देना है, किताबें दो, पेंसिल दो, उनको कॉपियां दो पढ़ने के लिए, उनको मौके दो पढ़ने के, लेकिन फ्री में बिस्किट और लड्डू के बेस पर बच्चों को स्कूल मत बुलाइए, नहीं तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। और सरकार किसी को नहीं बदलनी, ना मीडिया को बदलनी, ना समाज सेवियों को बदलनी। ये विपक्ष में एक दूसरे के ऊपर कुछ कहना, ये तो इनका खेल है, ये करते ही रहेंगे, इनको करना है। लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष के लोगों को ये देखना चाहिए कि छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे बच्चे निकलकर अपने स्कूलों की समस्याएं बता रहे हैं। आपका विधायक, आपका सांसद वो समस्याएं नहीं बता पा रहा जो बच्चे बता रहे हैं, तो आपका आधा काम तो हो ही गया। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, दूर कराना है, बहुत महत्वपूर्ण बात। टीचर नहीं है, आप जाइए डीएम के पास, टीचर करवाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सीमा त्यागी ने, अंजलि सिंह राजपूत, डबली गैंग क्या करता था, सीमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं यही, हमने ये साथी हमारे मनोज भाई हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैंने इनसे सवाल पूछा था। अभी सीमा त्यागी ने कहा कि भाई कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री से ये चीज़ें बुलवा देते हैं, या प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं ये बातें। खैर वो प्रधानमंत्री जी जाने, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनके किसी उस पर सवाल उठाने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन इस देश की जनता का नुमाइंदा होने के नाते खाली जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक चुने नहीं होते। मैं अपने आप को किसी जनप्रतिनिधि से बड़ा ही मानता हूँ, कम नहीं मानता हूँ, और सारे पत्रकार भी मानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है अंजलि जी कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने भी सुना, हमने सुना होगा, और मैं कहीं मिस कर गया तो मुझे करेक्ट करिएगा। पूरे क्या स्कूलों पर कोई बात हुई लंबी चौड़ी? क्या आंदोलन पर बात हुई, पेपर लीक पर बात हुई, रोजगार पर बात हुई? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देंगे। जी, मैं आप ही की बात पे आ रही हूँ। जब 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी ऐसे स्पेशल डे पे जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, तो उस वक्त पूरा देश उनकी बात को सुनता बहुत गंभीरता से। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ साल पहले आपने सुना था कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सली बोला था, अब उन्होंने दिमागी नक्सली बोला है। तो ये बहुत, जब आप वहां बोलते हो, वो बहुत देश का एक गौरवान्वित प्लेस है, इस तरह की बातें आपको वहां नहीं करनी चाहिए। आप खुद स्पीच बोल रहे हो या कोई कैसे कर रहे हो, वो नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि जब आप 15 अगस्त के दिन इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पूरा ही देश उसको सुनता है, और वहां आप जो है लेफ्ट राइट नक्सल ये बातें करके, और प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो भी करते हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, विश्व के बहुत बड़े नेता हैं। जी बिल्कुल, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो उन्हें विश्व के बड़े नेताओं में मानता हूँ, विश्व के कुछ बड़े नेताओं में से हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी बातें जब वो बोलते हैं लाल किले से, तो उनकी बातें सिर्फ देश के ही लोग नहीं बोलते, दूसरे देशों में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं वो लोग भी सुनते हैं और मानते हैं। वहां आप इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल करते हैं कि दिमागी नक्सल, पहली चीज तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है? आप पहले स्पष्ट करिए, आप स्पष्ट करिए कि दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है, फिर उसके लिए एक सख्त कानून बनाइए। जैसे उन्होंने कहा कि इनको आइसोलेट करना है, इनको दंडित करना, तो आप किसी के दिमाग में क्या अपराध चल रहा है, क्या गलत क्या सही चल रहा है, उसका कोई तो अभी हमारे संविधान में कोई कानून तो बना नहीं है। तो आप किस बिना पे ये बात कह सकते हैं कि दिमागी नक्सल को आइसोलेट करना वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? आप पहले ये तो स्पष्ट करिए कि क्या है दिमागी नक्सल। आप उसको स्पष्ट ही नहीं कर रहे, बस आप लाल किले को आते हैं, लाल किले पे आते हैं, और वो एक संवेदनशील प्लेस है, वो कोई राजनीतिक अड्डा नहीं। हमारा तो इससे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चे,
हमारा तो मुद्दा बच्चे है, मैं उसको भी किनारे करता हूं कि ठीक है प्रधानमंत्री जी ने बोला विपक्ष रिएक्ट कर रहा है, वो जाने, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष हमें आपको गुमराह तो नहीं कर रहा। हमारे बच्चे जो अपनी आवाज उठाने की, इनकी आवाज तो नहीं दबाने की कोशिश है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं है, या तो वापस सरकार अपनी वापसी की जो गिरती हुई इनके पैराग्राफ है सरकार का, अब इसकी वापसी के लिए इनको या भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, यही इनके पास आखिरी मुद्दे हैं। जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारे बेसिक डिमांड है, उस पे बात मैंने पूरा भाषण उनका 15 अगस्त का सुना, उस पे उनके एक भी शब्द नहीं निकले। रोजगार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चे क्या मांग रहे हैं, बेसिक जरूरतें तो मांग रहे हैं। आपने बेसिक जरूरतों पे बात ही नहीं की, उन मुद्दों पे बात नहीं की। आप आते हैं, आप वो राजनीतिक प्लेयर्स नहीं है, वो आप एक राजनीति वाली बातें करके चले जाते हैं, फिर देश में उसी मुद्दों पे चर्चा होती। ये तो गलत बात है ना। ये आप तो शिक्षा पे बात ही नहीं कर रहे। छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड है उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। लखनऊ में पानी बरसते में, लखनऊ में पानी बरसते में, ये देखिए तस्वीरें, पानी बरसते में 6-7 घंटे बच्चे सड़क पे मानव श्रृंखला बनाए हुए थे। ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लखनऊ से ही आती हूँ, तो मैंने तो उन चीजों को अपनी आंखों से मैं देख रही हूँ इस तरह की। लेकिन बात यह है कि जब बच्चे अगर कोई मांग, पहले तो कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे है वैसे, बच्चे अपनी बेसिक जरूरतों के लिए खुद सड़कों पे उतरे हैं। उन्हें किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है, वो ना आपसे कहने आ रहे हैं ना हमसे कहने आ रहे हैं, वो अपनी मांगे खुद मांग रहे हैं। उस पे उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही, उनके बीच क्यों नहीं जाया जा रहा है? ये सवाल है, कौन जाएगा? सवाल है, और हम जैसे पत्रकार जाते हैं, अगर जाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे हैं आपकी बहनें जंतर मंतर पे जाती। ये तो बड़ा गलत, ये तो व्यक्तिगत हुआ ना कि आपकी बहनें जंतर मंतर पे जा रही थी। हम अगर उन मुद्दों के बीच नहीं जाएंगे, हम सवाल नहीं सरकार से पूछेंगे। उन्होंने अंजलि जी उन्होंने कहा, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि हमारी पत्रकार बहनें जाती हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं आंदोलनकारी, वो बहुत फिक्रमंद हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, हमारी जो पत्रकार बहनें हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसके लिए फिक्रमंद हैं। वो कह रहे हैं कि ये खराब लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, ये गुंडे थे, ये इशारा है उनका। तो वो चिंता कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद मनोज भाई का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, बहुत धन्यवाद। बोलिए। देखिए मैं इनकी बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो देख रहे हैं बीजेपी का आईटी सेल, कोई भी महिला हो अगर वो सरकार से सवाल पूछते तो गालियों की एक बहुत लंबी सी अरे अब बदल दिए गए आईटी सेल वाले, आज बदल दिए गए, वो बदल दिए गए, अब दूसरे आ गए। मुझे लगता है उम्मीद है कुछ ठीक हो जाएगा। अमित मालवीय शंट कर दिए गए। तो जब हमारे पत्रकार बहनों को गाली दिया जाता है सरकार से सवाल पूछते वक्त, तब ये कहाँ रहते हैं? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा माहौल बनेगा इस देश में। मनीष शर्मा की तरफ मैं जाऊंगा। मनीष शर्मा, आप पॉलिटिकल मुद्दे छोड़ दीजिए, हमें चिंता है इन बच्चों की, और क्या इनकी मांगे पूरी होंगी? क्या इन पे सरकारें, राजनीतिक दल फोकस करेंगे? क्या एक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मान रहे हैं? नहीं, जनरली अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये कोई आमतौर पे जो सवाल उठते हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है। आप अगर उसका पूरा एक परिपाटी देखिए 14 के बाद से, तो किसान आंदोलन हो रहा था उस समय, उसको खालिस्तानी बोला गया, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ा गया, आतंकवाद से लिंक किया गया। एनआरसी आंदोलन हुआ, उसका भी आप देखिए कि पाकिस्तानी कनेक्शन लिंक किया गया। प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषणों में बोलते हैं कि कपड़ों से पहचानते हैं, वो कपड़ों से पहचानने की बात तो वही करते हैं। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वही बोलते हैं, वो किसी को जर्सी बोलते हैं, या कहते हैं कि कुत्ते भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है। वो गुजरात वाले संदर्भ में बोल रहे थे। अभी उन्होंने, आप देखिए कि उनके जो सीजीआई हैं वो अभी उससे सबक भी नहीं लिए, उन्होंने कॉकरोच बोल दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, आंदोलन जीवी बोल चुके हैं, परजीवी बोल चुके हैं। अर्बन नक्सल बोलने में थोड़ा छोटा हो रहा था, केवल शहरी विरोधी उसमें आता था। दिमागी नक्सल बोल देने से शहर से गांव तक चला गया। तो वो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं। अगर हम लोग इतना चकित क्यों हो रहे हैं प्रधानमंत्री के इस बयान पे? उस पर चकित ही नहीं है मनीष, हम चकित हैं कि इन बच्चों के तस्वीरें जो निकल आ रही हैं इस पर हम चकित हैं, उस पर बिल्कुल चकित नहीं हम। सवाल क्या, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सवाल को डाइवर्जन करते हैं। तो देना पड़ेगा मनीष, कोई नहीं बच सकता, देना पड़ेगा। नहीं, देखिए वो चले जाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन डाइवर्जन करते रहेंगे। मैं नहीं चले मानता जाने के कि लिए तैयार। वो जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जवाब देंगे, उनको देना पड़ेगा। बोलिए। कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं आप बताइए। अभी अभी जब उनसे बोला गया कि परीक्षा वाले पे एक कानून बनाने के लिए, तो परीक्षा के बाद क्या, लीक होने के बाद क्या करना है, वो तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। लीक होने से पहले का कोई उसमें उपाय ही नहीं जो कानून लाए हैं संसद में, यानी लीक होना जारी रहेगा। अभी देखिए यूजीसी का लीक हो गया, उसमें एनटीए जानते हैं क्या है? एनटीए का तो नाम मत NGO लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों खुंदक होने लगती। आज भी खबर आई कि पता चला यूजीसी नेट, मतलब मन नहीं करता अपने बाल नोच लूं या क्या करूं मैं। मुझे अजीब सा लगता है इस संस्था का नाम सुन के। ये एनटीए बेसिकली एनटीए 17 में लाया गया और उसका कोई संवैधानिक पोजीशन नहीं, वो एनजीओ है। मैंने उसकी कोई जवाबदेही नहीं है संसद के प्रति, संविधान के प्रति उस एनटीए की कोई जवाबदेही नहीं है। और सारे उसमें प्राइवेट खिलाड़ी, सारा परीक्षा आउटसोर्स से हो रहे हैं, आउटसोर्स से, उसमें कुछ भी जवाबदेही नहीं। तो एनटीए को बनाया किसने? इस सरकार ने बनाया है ना। सरकार के मुखिया कौन है? मोदी जी है ना। तो परीक्षा लीक करना क्या आप समझते हैं केवल करप्शन का मसला है? नहीं, मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री कोई परीक्षा लीक करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं सहमत नहीं हूँ सेंटर इस में बात कौन से। है? तो सेंटर में कौन मैं है? आऊंगा मनोज भाई, मैं आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आप देखिए, आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो, इस राजा देश थोड़े का हैं। कोई प्रधानमंत्री परीक्षा नहीं लीक कराएगा, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। आप भरी गंगा में, बनारस की गंगा में खड़े होकर कहो तो मैं नहीं मानूंगा इस बात को। नहीं, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं ना। राजा नहीं है कोई, प्रधानमंत्री हमारा राजा नहीं है उसका। बिल्कुल नहीं, इस उसकी बात से भी जवाबदेही है। मुतमईन हूं मैं। तो राजा नहीं है वो इस लोकतंत्र में कोई भी सवालों से परे नहीं, कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है कोई भी। इसलिए प्रधानमंत्री को राजा मत बनाइए, प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा। और एनटीए किसने बनाया है? अभी आप देखिए एनटीए किसने बनाया है? इसी सरकार ने बनाया ना। इस सरकार का मुखिया कौन? गलती हो सकती है, उसको संट किया जाना चाहिए, उसको 150 भंग किया जाना चाहिए। 150 परीक्षा, अच्छा ये बताइए, 150 परीक्षा फेल हो गई, इसको भी गलती माना जाए? क्या आप बात कर रहे हैं सर? 150 परीक्षा फेल हुई है, इसको गलती माना जाए? और इतने बड़े आंदोलन के बाद फिर यूजीसी का परीक्षा एक तो लीक हो गया, 3 पेपर रद्द करने पड़े, ये गलती है? कितना क्षमाशील है आप भाई दुर्गेन जी, बहुत क्षमाशील आदमी है आप तो इतने एकदम माने इतना प्यार मत करिए, समाज से और देश से ऊपर किसी को मत ले जाइए। 150 पेपर लीक हुआ है और अभी भी एनटीए चल रही है। कैसे चल रही है एनटीए? आप बोलिए ना, इस बात का क्या जवाब देंगे इसका? और अगर इस सवाल को आप उठाइए तो आप दिमागी नक्सली हो गए, कभी अर्बन नक्सल हो गए। कोई बोल रहा है काकरोच हो, कोई बोल रहा है परजीवी हो, कोई बोल रहा है आंदोलन जीवी हो, पाकिस्तानी कनेक्शन, खालिस्तानी कनेक्शन। क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा है? राजा मत बनाइए। उन्होंने राजा बनने की कोशिश की, जेनजी ने उस राजा को एहसास दिलाया कि भैया आप लोकतंत्र में रहते हैं। जेनजी ने एहसास दिला दिया कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में जवाबदेही सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सवाल जेन अल्फा है मनीष, आज मैं सवाल लेकर आया हूं जेन अल्फा का, जो तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जेन अल्फा को जेनजी ने जगाया, इस बात को भी समझिए। ठीक है, सहमत हूं। जेन अल्फा का जो श्रृंखला शुरू हुई है वो जेनजी ने जगाया और सीजेपी ने फिर पकड़ लिया। अगर विपक्ष नहीं पकड़ेगा इसको, सीजेपी ने देश भर में पकड़ लिया प्राइमरी स्कूलों को कि हमारे तुम्हारा संसद बन सकता है, हमारे गांव का स्कूल क्यों नहीं बन सकता है, और पकड़ लिया इसको। विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा इस पे कि हर बार वो पिछड़ क्यों जाता है, हर बार वो पिछड़ क्यों जाता है। जेनजी ने और जेन अल्फा ने एक बात साबित कर दी है कि गांव के स्कूलों को ठीक करो, ये तुम्हारा संसद भव्य बन जाता है, तुम्हारा फलाना भव्य बन जाता है, और गांव का स्कूल हमारा जर्जर क्यों रहता है, ये खिचड़ी स्कूल क्यों बना के रखे हो? ये सवाल जेन अल्फा खड़ा कर रहा है। अगर विपक्ष नहीं इसको पकड़ेगा तो जेन अल्फा इसको खुद इसको चैनलाइज करेगा। आप देख लीजिएगा इस बात को। और ये देखिए एक और अंतिम बात, इन्होंने जो दिमागी नक्सल बोला है, यह भी देखिएगा, ये एक तरह से कह लीजिए कि आप ये सरकार के खिलाफ ही चला जाएगा, काकरोच जैसे खिलाफ में गया। ये दिमागी नक्सल बोल करके इन्होंने पूरा जेनजी आंदोलन को, पूरा जेन अल्फा आंदोलन को टारगेट किया है। उसका एक आक्रोश दूसरे तरह का आपको निकलेगा, देखिएगा। और ये एक तरह से फिर से इन्होंने अब जेनजी के आगे जेन अल्फा को आश्वासन दे, एक तरह से उसको बोल दिया है कि तुमको आंदोलन में आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए एक बात समझिए, अभी भी मोदी जी की भाषा नहीं बदल रही है, तो अमित मालवीय को हटाने से नहीं होगा। नफरती चिंटू जो है, वो जो आदमी जो है, जिसको हटा दीजिए, चलिए ठीक है मान लिया, तो वो हमेशा नफरती राजनीति करता था, उसको सजा दी गई है। जानते हैं क्यों उसको सजा दी गई है? कि सोशल मीडिया के जरिए तुम
बड़े लोगों को 40 बरस के ऊपर के लोगों को तो एड्रेस करते हो, 30 बरस वाला नहीं एड्रेस हो रहा है। और तुम इतना नफरती बातें करते रहे, 30 बरस के नीचे वाला कह रहा है हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी। मैंने आप देखिए जेनजी का आंदोलन का मेन स्लोगन था हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी। अमित मालवीय को इसलिए तुरंत हटाना पड़ा। कंप्लीट करिए लेकिन जल्दी से। अमित मालवीय अपने आप तो कर नहीं रहे थे, वो तो मोदी की भाषा, वो अमित शाह की भाषा है जिसको अमित मालवीय आगे बढ़ा रहे थे। और फिर ये लाल किला से इन्होंने बोल करके मैसेज दे दिया कि आगे भी इसी तरह के भाषण देते रहेंगे। मनीष ठीक है, मैं मनोज भाई के पास जाता हूं। मनोज उपाध्याय जी, कैसे व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बहुत जिम्मेदारी से मैं आपका जवाब चाहता हूं। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के इन व्यवस्थाओं की जरूर बात करिएगा, बच्चों को एड्रेस करिएगा, जैन अल्फार को एड्रेस करिएगा। मनोज उपाध्याय। नहीं देखिए, आप जवाब अगर लेना चाहेंगे, जैसे सबको आपने सुना वैसे अगर हमको सुनेंगे तो मैं पूरे धैर्य से सुनूंगा आपको, बोलिए। नहीं, आप पूरी बात तो सुनिए। जैसे लोगों ने कहा, आपने तो कहा ये टॉपिक है वो टॉपिक है, लोगों ने कहां तक अपनी भूमिका बढ़ाई, तो उसको आपने ध्यान से सुना। तो इस नाते आपके सवाल को भी दूंगा, लेकिन इनके जवाब भी दूंगा। धैर्य से अगर आप समय देंगे तो मैं दे पाऊंगा। मैं दो बात बता दे रहा हूँ, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने दर्शकों को भी कम से कम सुनने का अवसर हमें भी दीजिए, जिससे कि वो भी सुन लें। बोलिए। आइए तो आप जाते। अभी हमारे नावेद जी ने कहा कि जब लोगों की काम पे लोगों का आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, ऐसे ही गाड़ियां जलाएंगे, ऐसे ही सब कुछ करेंगे। तो अगर मोदी जी ने कह दिया है वहां संसद के 15 अगस्त के दिन में कि कैसे दिमागी नक्सल होता है, अब इनके हिसाब से क्या होता है, जिसकी पूर्ति ना हो तो वो बच्चे अब दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो अगर ये आपके हिसाब से सही है तो इसी बात को मोदी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों के दिमाग में जो डाला जाता है ये जो है गलत है। हमने क्योंकि कार्रवाई हर जगह हम करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं, जैसा किसी ने कहा उनके लिए भाषण कोई और लिखता, उनकी जुबान से निकाल, उनकी जुबान से कोई कुछ निकाल नहीं सकता। हम कार्रवाई करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। तो ये हमने कहा कि जिस प्रकार से इसी को कहा जाता है दिमागी नक्सल, उन्होंने किसी 16 साल के बच्चों को टारगेट किया। आपके पैनल में सभी लोगों ने कि 16 साल के बच्चों को जो है मोदी जी ने कहा, 16 साल के बच्चों को नहीं कहा, उन्होंने उन्हीं लोगों को कहा जो एनसीआरसी के माध्यम से, जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा कि एनआरसी का हुआ तो एनआरसी में मनीष जी लखनऊ में पुलिस बूथ को फूंक दिया जाता था। अब यहाँ चले आइए, खतरा पता कर लीजिएगा। अगर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग आंदोलनकारी हैं तो आप ही को मुबारक है, आप ही अपने शब्द बता दीजिए वो क्या है, जो पुलिस बूथ को फूंक देते हैं, सरकारी वाहनों को फूंक देते हैं। आप अगर उस बीच में जाते तो आपकी भी गाड़ी फूंक जाती, शायद उसमें अब आगे हम नहीं कुछ कह सकते। तो उसको आप क्या कहेंगे अपने शब्दों में बताइएगा, बाकी की बात आप बाद में। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी किसी ने कहा कि जात धर्म से ऊपर, सुन लीजिए भाई, अब जात धर्म के ऊपर जात धर्म, तब कहां थे या तब कहां था जब आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लिया। आप कहते ना कि हिंदू मुस्लिम बिना किए, अभी हमारी बहन ने भी कहा, अंजलि जी ने कहा हिंदू मुस्लिम किए नहीं कहा। अरे भाई, जब पत्रकारों से मिश्रा जांच पूछी जाती थी तो उसको किसने कहा? भाजपा ने कहा क्या? इस पे ध्यान नहीं होगा। हमने ये चिंता नहीं बताया, हमने ये कहा कि जब कोई चीज, आप भाई महात्मा गांधी को हमने भी पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा, विद्वान लोग आप लोग हैं, कि महात्मा गांधी ने क्या आंदोलन इसको कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वाहनों को उस रास्ते कोई गुजर ना सके। अगर ये आंदोलन है आपकी निगाह में तो आप ही को मुबारक होगा ना भाई। हम तो इसको नहीं पक्ष में करते कि आंदोलन इसी नाते अलग कर दिया जाता कि भाई आप उस धरने वहां जाइए, वहां आंदोलन करिए आराम से। हमने इस नाते पहले स्टेटमेंट में आपके हमने कहा कि जो आपने लखनऊ का बच्चियों का दिखाया बारिश में भीगते हुए, गलत है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उस मंत्री को तुरंत इस पे व्यवस्था बनानी चाहिए। मैंने इस बात को कहा। दूसरी चीज, हमारी जितनी पैनल में बैठे हमारे लोग हैं जो प्राइमरी विद्यालयों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, हमारे मनीष जी काकरोच पार्टी की बड़ी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने ध्यान दिया। अरे भाई, इसके पहले सरकारों ने छत टपक के चूता था। आज कई विद्यालय, 1-2 विद्यालय, 4 विद्यालय, 10 विद्यालय जो माननीय आपके मीडिया कर्मियों द्वारा दिखाया जा रहा, बहुत दुखद है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पहले जिस विद्यालयों को मॉडर्न विद्यालय के रूप में सरकार ने बदलने का काम किया है, जहां हर जगह पे तपते हुए छत पे आज टाइल्स की व्यवस्था बनाने का काम किया, ये भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये तो कैसी ना तो कहा, उस चश्मा को थोड़ा उतार के जहां गलती आप बताइए उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उस पर कार्रवाई। सरकार गलत है तो कहूंगा भी, लेकिन अगर सरकार गलत नहीं है, बाकी अभी अगर ये सोच के आए हैं नहीं हम टारगेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस जंतर मंतर के लोग ऐसे छात्रों के लिए कहा था कि उनके दिमाग में, जैसा कि नावेद जी ने अभी प्रस्तुत किया अपने बयान में, तो इस बात को मैंने कहा। थैंक यू मनोज जी। मेरे पास अब 40 सेकंड है, 20 सेकंड मनीष को, 20 सेकंड नवेद भाई को, जल्दी से
ये दोनों उंगली उठा रहे हैं। बोलिए मनीष, बोलिए। मनीष सुन नहीं पा रहे हैं, 5 सेकंड तो यूं ही चला जाएगा। बोलिए। इसी सरकार ने 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया है। 1 लाख अभी पिछले 3-4 साल में, या तो मर्जर कर दिया, बंद कर दिया। बोल दीजिए ना, इनसे तुरंत सुन लीजिए। 150 सही बात बोलिए ना, समय लेंगे तो हम भी ले लेंगे, कोई फायदा नहीं है। जल्दी से समय खत्म हो जाएगा भाई। 150 सही बात मनोज जी उनको बोले दीजिए प्लीज। ना बोले 20 सेकंड का समय आप लोग नष्ट कर रहे हैं। का जवाब ले लीजिए थोड़ा, आपके दर्शक कंफर्म हो जाएंगे कि अगर पुलिस बूथ को थूकना अच्छा आंदोलन है तो ये बताते हैं उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, हमारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, हो गया ना, आपका सवाल वो एड्रेस कर रहे हैं। बोलिए। को मानने वाले लोग गांधी, ठीक है अमरेंद्र, प्लीज मनीष बोलिए। मनीष जल्दी से। मनीष ठीक है, हो गया भाई। उपाध्याय जी अब बीच में मत टोकिए ना। उपाध्याय जी बीच में मत टोकिए ना। अब उपाध्याय जी रुक जाइए, सुनने दीजिए। बोलिए मनीष, बोलिए। अरे ठीक है भाई, अमलेंद्र त्रिपाठी और उपाध्याय जी दोनों लोग शांत हो जाए। मनीष बोलिए जल्दी से। ये नवेद भाई के पास मैं बस 2 चीज कह रहा हूँ कि 1 लाख स्कूल बंद किया है बीजेपी ने, और केवल उत्तर प्रदेश में 25,000 बंद किया। एक बात। और दूसरी बात, अरे सुन लीजिए मनोज जी। और दूसरी बात, 150 शहीन बाग खड़े हुए, हिंदुस्तान का इतना आंदोलन, महिलाएं बैठी थी 150 देश में। वो आंदोलन इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, जितना बर्बर दमन किया हर पूरे देश में, सबको ठीक है मनीष, ठीक है। नवेद भाई बोलिए। ठीक है, ओके मनीष आगे बात। नवेद भाई बोलिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई उग्रता नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की घटना, फूल जैसे बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर निकले, एक भी व्यक्ति, आप समाधान भी मत करिए, सुन तो लेते बात को। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा संगठन, ब्रजेश पाठक जी तो एक छोटे छोटे कार्यक्रमों में दिन भर घुमा करते हैं, दिन भर निरीक्षण किया करते हैं। अरे बच्चों को देखकर सड़क पे पानी में भीगते हुए एक भी सरकार का नुमाइंदा उनकी बात सुनने नहीं जा रहा है, तो क्रोध का मतलब क्या होता है नागेश जी? व्यक्ति उनकी बात, ये पहला जंतर मंतर में ऐसा आंदोलन था जहां हफ्तों चलता रहा, सरकार का एक चपरासी नहीं गया उनके पास, तब उग्रता की गंध आई उस आंदोलन में। ठीक है, मैं माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ दोनों को। सीमा जी कुछ कहना चाह रही है। सीमा जी 10 सेकंड माफी के साथ मैं दोनों को रोक रहा हूँ। मैं अब चूंकि अपनी अपनी बातें आप लोगों ने कह ली, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। सीमा जी 10 सेकंड जल्दी से, मैं खत्म कर रहा हूँ। सीमा जी बिल्कुल 10 सेकंड में ही खत्म करूंगी। अपने घर के, अपने देश के बच्चों को आंदोलन करने का मौका मत दीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। टीचर नहीं है टीचर दे दीजिए, रास्ता नहीं है रास्ता दे दीजिए, स्कूल नहीं है स्कूल बनवा दीजिए। अपने ही बच्चे हैं, ना उनको जैन अल्फा बनने दो, ना उनको जैन जी बनने दो। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। अंजलि 10 सेकंड। बच्चों की समस्याओं को उन स्कूलों को ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू अंजलि, 10 सेकंड केवल, बोलिए। जी मैं तो सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूँ कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दीजिए कि पिछली सरकारों ने क्या गलतियां की। पिछली सरकारों ने गलतियां की, ये हमने नहीं। मुझे बोलने दीजिए मनोज भाई, सारी डिबेट का टाइम आप ही ले लेंगे, बोलने दीजिए इनको। गलतियां की तभी तो हमने आपको चुना, तभी तो पिछली सरकारों ने जो गलतियां की तभी तो देश ने आपको चुना, आपको प्रधानमंत्री बनाया। हम मानते हैं पिछली सरकारों में बहुत खामियां थी, तो क्या अब उस पिछली सरकारों की गलतियां लेके बैठे रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिबेट यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। इस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, सभी मेहमानों ने लगभग इस बात को कहा कि इसको एड्रेस करिए, इनकी समस्याओं को एड्रेस करिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चीज़ों को हल कीजिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके मीडिया जो तस्वीर दिखा रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा। मीडिया तो अपनी भूमिका में खरा उतरा ही नहीं। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे तस्वीरें खुद खींच कर अपने मोबाइल से भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मीडिया की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है अभी हाल के वर्षों में, और अब ज़्यादा लग गया है। तो मीडिया, राजनीतिक दलों के साथ साथ में मीडिया को भी होशियार हो जाना चाहिए और इन बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।